गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल द टीचर सब पर। मैं मोहित दीक्षित आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। हमने इसके बारे में पिछले 2-3 सेशन में भी पढ़ा है। कल मैंने आपको इसके उग्रवादी चरण के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास को, जो कि उग्रवादी चरण का सेकंड पार्ट होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम कल के रिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। कल मैंने आपको उग्रवादी चरण को बताया था कि उग्रवादी चरण का जो टाइम पीरियड था वो 1905 से 1919 था। उग्रवादी चरण में असल में गरम दल के नेताओं का बोलबाला होता है। इसके पहले उदारवादी नेताओं का बोलबाला था कांग्रेस में, मगर 1905 आते आते गरम दल के नेताओं का बोलबाला कांग्रेस में हो जाता है। गरम दल के नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो नेता थे जिनका बोलबाला था उस समय कांग्रेस में, उनके नाम थे लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। उग्रवाद के जन्म के कारण कुछ कारण थे कि उदारवादी नेता जो थे वो अनुनय विनय और शिष्टमंडलों के द्वारा अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाते थे। परंतु इससे एक दूसरा वर्ग जन्म ले लेता है, क्योंकि अंग्रेज उनकी बातें बहुत ध्यान से नहीं सुनते थे। तो इससे दूसरे वर्ग का जन्म हुआ, जिसका नाम आगे चलकर गरम दल पड़ा। तो गरम दल में जो उग्रवाद के जन्म का कारण था, उनमें से सबसे प्रमुख कारण कुछ थे, जैसे भारत के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का आना, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का आना, बंगाल का विभाजन जो 1905 में किया गया। ये तात्कालिक कारण थे जिनने उग्रवाद को और भय प्रचंड रूप में प्रस्तुत कर दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और अगर अंतर्राष्ट्रीय कारणों की बात करें तो उधर यूथोपिया जो था उसने इटली को हरा दिया, जापान ने रूस को हराया, आयरलैंड और तुर्की चीन के जनवादी जो आंदोलन थे वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे। इसे देखकर जो भारतीय उग्रवादी क्रांतिकारी नेता थे उनके मन में पनपा कि हम अंग्रेजों को इस रास्ते से भगा सकते हैं। इस वजह से उग्रवादी चरण बहुत ही प्रचंड रूप में 1905 तक फैल चुका था। और जो उग्रवादियों की विचारधारा या कार्य पद्धति की बात करें तो उग्रवादियों को जो कार्य पद्धति थी उसमें उन्होंने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया, स्वदेशी सामान को अपनाया, धार्मिक भावनाओं का सहारा लिया। धार्मिक भावनाओं का सहारा मतलब जैसे 1893 में गणपति महोत्सव का स्टार्ट होना तिलक के द्वारा, और 1895 में शिवाजी महोत्सव का जो है शुभारंभ किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो है अपने कार्य को असहयोग, धरना और कानून के उल्लंघन के माध्यम से किया था। ये पहली बार ऐसा था कि अंग्रेजों को कोई चुनौती दे रहा था भारत में। इसके बाद मैंने आपको कल बंगाल के विभाजन के बारे में बताया था। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। देखें तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है और 16 अगस्त 1905 को जो है बंगाल विभाजन बंगाल जो है दो गुटों में बंट जाता है। एक पश्चिमी बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था उसमें मुसलमानों की अधिकता थी, पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की अधिकता थी। पूर्वी बंगाल की राजधानी को ढाका को बनाया गया था। और आप देखेंगे कि इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ से पारित होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो है कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था 1905 का, उसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन में जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले, अरविंद घोष, सैयद हैदर, अजीत सिंह, सुब्रमण्यम अय्यर जैसे लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें क्या हुआ कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं मतलब केवल कपड़ों ही नहीं, विदेशी स्कूलों, अदालतों, विदेशी नौकरियों सरकारी नौकरी जो उस समय थी उनको और उपाधियों को तुरंत त्याग दिया गया। अनुशीलन समिति का गठन होता है इसी काल में, और पहली जो अनुशीलन समिति थी वो पहली क्रांतिकारी संस्था थी। इसका गठन प्रमथ मित्रा ने किया था। कहीं कहीं आपको बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त भी दिखेंगे, तो वो भी सही हैं। अनुशीलन समिति एक पत्रिका प्रकाशित करती थी जो कि क्रांतिकारियों की संजीवनी मानी जाती थी, युगांतर। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियों को, तो इसमें क्या हुआ कि जनता में जो है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना आ गई। उन्हें लगा कि उनके नेता उनके साथ लड़ने को तैयार हैं। ऐसा जनता के बीच में जो गरम दल के नेता थे वो विश्वास पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं। और इसी बीच आप देखेंगे कि टैगोर ने आमार सोनार बंगला
जो गीत लिखा 1971 में, वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ये सड़कों पर बहुत भयंकर गाया गया था, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को जब प्रभावी हुआ बंगाल आंदोलन, बंगाल विभाजन, तो उस दिन बड़े स्तर पर बंगाल में हड़ताल किया गया, रक्षाबंधन मनाया गया, वंदे मातरम, अमर सोनार बांग्ला जैसे गीतों को गाया गया और अपनी नाराजगी व्यक्त की गई। तो कल की क्लास में मैंने आपको इतना ही बताया था। अब आज की क्लास शुरू करते हैं हम। आज की क्लास मुस्लिम लीग से शुरुआत होगी कि मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। मुस्लिम लीग जो है ये अंग्रेज़ों के दिमाग की उपज थी। जैसे कांग्रेस अंग्रेज़ों के दिमाग की उपज थी, वैसे मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के दिमाग की उपज थी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंगाल विभाजन में जो है उन्होंने दो टुकड़े किए, एक हिंदुओं का टुकड़ा, एक जो है मुस्लिमों का टुकड़ा। और बंगाल विभाजन के समय, जो बंगाल विभाजन के अगर देखें तो जो आंदोलन हुआ उसमें मुस्लिम नेता बहुत कम ही भाग ले रहे थे। क्योंकि उनको लग रहा था कि यह एक धार्मिक आंदोलन है, क्योंकि उसमें हिंदू धार्मिक नेताओं ने हिंदुओं के रीति रिवाजों के हिसाब से उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिससे मुस्लिम उससे नाराज़ थे और वो जो है धीरे से बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहे थे। तो इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना भी उन्हीं नेताओं ने की जो बंगाल विभाजन के समर्थक थे। तो इसमें मैंने देखो लिखा भी है इस स्लाइड में कि फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अक्टूबर 1906 में जो है शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलने आगा खां और उनका एक नेतृत्व दल जाता है, जहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना की जड़ पड़ती है। वहाँ से वापस आकर शिमला से आगा खां 30 दिसंबर 1906 को ढाका जाते हैं और सलीमुल्लाह से मिलते हैं। सलीमुल्लाह जो ढाका के राजा थे उनसे मिलते हैं, और सलीमुल्लाह के साथ एक लोग रहते थे, उनका नाम था मोहसिनुल हक। ये 3 लोग मिलकर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। मुस्लिम लीग जो है सरकार के प्रति इसकी निष्ठा थी, सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रति इसकी निष्ठा थी मुस्लिम लीग की, क्योंकि मुसलमानों के पहली बार अधिकारों की बात, अलग पृथक अधिकारों की बात लॉलीपॉप के टाइप पे अंग्रेजों ने किए कि हम चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक है भारत का उसे उसके अधिकार मिल सके। ऐसे कुछ प्रलोभन दिए गए और जो है आगा खां को, और उनने आके मुस्लिम लीग की स्थापना की और कहा कि हम आपको, जो अंग्रेज थे उनने कहा कि हम आपको राजनीतिक अधिकार आपके देंगे। 1908 में जो है मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन होता है। इसमें जो है जो नेता थे मुस्लिम लीग के, आपके सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क, ये जो है मिलकर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं, और इसे 1909 में आए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने स्वीकार कर लिया था कि पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिमों के लिए होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1906 हुआ। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो कि अध्यक्ष थे, उन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की थी। कोलकाता अधिवेशन में जो है स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन, इनका प्रस्ताव रखा गया था कलकत्ता के इस अधिवेशन में। और जो है स्वदेशी आंदोलन मतलब स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा में जो शिक्षा उस समय जो प्रचलित कर रखी थी अंग्रेज़ों ने, उसका विरोध किया गया था बड़े स्तर पर। कांग्रेस के इस अधिवेशन के द्वारा कहा गया कि हम जो है अब बिल्कुल अंग्रेज़ों को एक एक इंच के खिलाफ, मतलब हर एक चीज़ के खिलाफ जाएंगे। इसके बाद कलकत्ता अधिवेशन में एक और घटना घटी कि कलकत्ता अधिवेशन में जो है गरम दल और उदारवादी नेताओं मतलब नरम दल के बीच झगड़ा हुआ। वो झगड़ा था अध्यक्ष को लेकर। जो गरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि जो अध्यक्ष हो वो उनके बीच से हो, और जो उदारवादी नेता थे वो चाहते थे कि जो अध्यक्ष हो वो उनके बीच से हो। तो इसमें क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी ने फैसला लिया, क्योंकि ये उस समय जो थे सबसे मान लीजिए सीनियर थे, तो इनने फैसला लिया कि मैं ही इस बार अध्यक्ष बन जाता हूँ। तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। मगर कलकत्ता अधिवेशन से ही जो अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए लड़ाई थी कांग्रेस के अंदर, वो तेज होती चली जा रही थी। आप देखेंगे इसी के कारण जो सूरत अधिवेशन 1907 हुआ, उसमें अध्यक्ष पद के लिए भयंकर विवाद हुआ, क्योंकि जो 1907 का अधिवेशन था वो पहले जो है नागपुर में प्रस्तावित था, और नागपुर में प्रस्तावित अधिवेशन के लिए जो गरम दल के नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक को पहले मांग कर रहे थे कि इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए। परंतु जब देखा कि उदारवादी नेता या नरम दल के नेता
बाल गंगाधर तिलक के नाम पर राजी नहीं है, तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप बाल गंगाधर तिलक को ना बनाइए तो लाला लाजपत राय को बना दीजिए। परंतु उदारवादी नेता उसके लिए भी सहमत नहीं थे। तो उदारवादी नेताओं ने बड़ी चालाकी से क्या किया कि इस जो अधिवेशन था नागपुर में होने वाला अधिवेशन, इसे सूरत ट्रांसफ़र कर दिया। सूरत ट्रांसफ़र किया क्योंकि नागपुर जो था वहाँ बाल गंगाधर तिलक की भूमि थी। बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव उस समय महाराष्ट्र पे बहुत ही बेहतरीन था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित व्यक्ति थे उस समय। जिस तरह आजकल आप देख रहे होंगे भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर मोदी जी का भौकाल है, या यूं कहें कि जैसे आपने मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखी होगी उसमें कालीन भैया का भौकाल दिखाते हैं, तो उसी तरह कुछ भौकाल था बाल गंगाधर तिलक का नागपुर में। नागपुर अगर अधिवेशन होता तो वहाँ एन केन प्रकारेण बाल गंगाधर तिलक जिसे चाहते वही अध्यक्ष बनता, ऐसा संभव था, ऐसा कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को लगता था। इसलिए उन्होंने इस अधिवेशन को सूरत शिफ्ट कर लिया। सूरत शिफ्ट करने के बाद जो उदारवादी नेता थे उन्होंने रास बिहारी घोष को जो है अध्यक्ष पद की जो बात थी वो अध्यक्ष बना दिया। वहाँ पे क्या हुआ कि जो गरम दल के नेता और नरम दल के नेता थे उनमें आपस में भयंकर कुर्सियाँ चली अध्यक्ष पद के लिए। वो कह रहे थे बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत, गरम दल के नेता कह रहे थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक में से एक को आप अध्यक्ष बना दीजिए। परंतु जो उदारवादी नेता थे वो रास बिहारी बोस के नाम पे अडिग थे और उन्होंने रास बिहारी जो है वो घोष को ही अध्यक्ष बनाया। इससे क्या हुआ, कांग्रेस में दो टुकड़े हो गए, एक गरम दल दूसरा नरम दल। गरम दल के नेता अपना अलग राजनीति करने लगे। उसके बाद बंगाल विभाजन पर भी सूरत अधिवेशन में जो है बवाल हुआ। क्यों? क्योंकि जो गरम दल के नेता थे वो बंगाल विभाजन को पूरे भारत में प्रचारित करना चाहते थे, वो भारत का राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते थे बंगाल विभाजन को, जबकि जो नरम दल के नेता हैं वो उसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इस वजह से भी जो है आपसी मतभेद और बढ़ा और भयंकर कुर्सियां सूरत अधिवेशन में चली, एक दूसरे के ऊपर खूब डंडे लाठी टूटे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 1905 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे और इसमें जो है अथाह धन की बर्बादी हुई। इस कारण भी जो है गरम दल के नेताओं के बीच में आक्रोश था कि ये अंग्रेज हमारे धन को बर्बाद कर रहे हैं और ये उदारवादी नेता उनकी चाटुकारिता करते रहते हैं, उनसे भिक्षा की तरह अपने स्वराज्य को मांग रहे हैं। इस तरह स्वराज्य नहीं मिलेगा। तिलक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब हम इसे लेकर रहेंगे, इसके लिए कुछ भी करेंगे, मगर हम तो अपने स्वराज्य को लेकर रहेंगे। इस तरह के दीवानगी थी गरम दल के नेताओं के अंदर, जोश था कि हम अपने स्वराज्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 1907 में बंगाल का 1907 में जब सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल के रूप में, तो 1908 में एक आंशिक सम्मेलन बुलाया गया था इलाहाबाद में 1908 में, जिसमें कांग्रेस के नए संविधान का जो है प्रतिपादन किया गया। इस संविधान को जो है आप देखेंगे कि मद्रास अधिवेशन में इस संविधान को अपना लिया कांग्रेस ने। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1908 के बाद जो प्रमुख घटना रही वो दिल्ली दरबार 1911 की रही। दिल्ली दरबार 1911 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स था। लॉर्ड हार्डिंग्स भारत का वायसराय था। तो इस दिल्ली दरबार में मेन बात ये थी कि इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली कलकत्ता से जो है कैपिटल थी, मतलब राजधानी थी, उसको दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया। असम और सिलहट में असम को मिलाकर एक अलग प्रांत की गठन कर देते हैं वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने यहाँ पे बहुत ही चतुराई से काम किया कि बंगाल विभाजन तो रद्द कर दिया पर बंगाल से छोटे छोटे दो राज्य निकाल दिए, जो कि बिहार उड़ीसा अलग प्रांत। मतलब ये छोटा राज्य नहीं था उस समय के लिए, आज के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य था, पर उस समय जो बंगाल था उसका क्षेत्र बहुत लंबा था। इस वजह से इन्होंने जो है बिहार उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया और सिलहट असम में मिलाकर एक सिलहट असम राज्य अलग से बना दिया था। इसके बाद देखेंगे हम दिल्ली दरबार के सारे जो तीनों दिल्ली दरबार हुए आज तक, उनको एक बार में हम देख लेंगे। पहला जो दिल्ली दरबार था वो 1877 में लॉर्ड लिट्टन के समय में हुआ। इसमें महारानी विक्टोरिया भारत आई। उस समय भी जो है अकूत संपत्ति भारत की बर्बाद की गई। इस
दिल्ली दरबार में, और जो महारानी विक्टोरिया थी उनको भारत की सामग्री, यहाँ पे ज्ञा से ज्ञानी होगा क्री में, सामग्री घोषित किया गया और उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई। आप दूसरा जो देखेंगे दिल्ली दरबार, वो 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। एडवर्ड सप्तम इसमें आते हैं। आप देखेंगे उनको इसमें कुछ खास हुआ नहीं, इसमें केवल धन की अकूत बर्बादी की गई। इसी के कारण बंगाल विभाजन जब आप देखेंगे, इसमें जो है इसका विरोध कर रहे थे गरम दल के नेता, और जो नरम दल के नेता थे वो उन्हें समझा रहे थे कि ऐसा विरोध ठीक नहीं है। तो इससे क्या हुआ, गरम दल और नरम दल में तनातनी हो रही थी। अब आप देखेंगे थर्ड जो दिल्ली दरबार लगा वो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय लगा, जिसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आए थे। मैंने इसके बारे में आपको बताया कि इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो राजधानी थी उसे कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, और सिलहट को असम में मिलाकर असम एक राज्य बना दिया। इसके बाद आप देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912 को घटित होता है। इसमें क्या होता है कि लॉर्ड हार्डिंग जो है चांदनी चौक से जा रहे थे, वहाँ पे क्या हुआ, जो गरम दल के कुछ नेता थे, जिनमें से सबसे प्रमुख नेता सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस, बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, इन्हें लॉर्ड हार्डिंग्स के काफिले पर जो है बम फेंक दिया इनकी कार पर। तो इससे क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए। फिर उसके बाद जो है अंग्रेजों ने इन सारे क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी की सजा सुना दी थी। रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, बसंत बिहारी, अमीर चंद, इन सभी को जो है फांसी की सजा सुना दी। सबसे महत्वपूर्ण बात दिल्ली षड्यंत्र केस में ये है कि दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ, ये पेपर में पूछा जाता है। तो 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग्स की गाड़ी चांदनी चौक से जा रही थी। चांदनी चौक से जा रही थी, इसका पता पहले ही क्रांतिकारियों का था। क्रांतिकारियों ने वहाँ पे अपने लोगों को दूतों को बिठा रखा था। उन्होंने पता किया कि ये हार्डिंग्स कैसा दिखता है कौन ये आखिर हार्डिंग, इसको मारना है। क्योंकि उस समय आप देखेंगे दिल्ली दरबार जब होता था तो धन की अकूत बर्बादी होती थी, इससे क्रांतिकारी बेहद नाराज होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो है हार्डिंग को तक लिया। हार्डिंग के कहा कि आज हार्डिंग भैया तुम्हारा बिल्कुल अंतिम दिन है, आज जैसा चाहो वैसा कर लो तुम, आज ही तुमको पेल देंगे हम। तो हार्डिंग को जो है हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया, परंतु हार्डिंग का जो दिन था वो थोड़ा अच्छा था, वो हार्डिंग तो बच गया। परंतु क्या हुआ कि ये जो सारे नेता थे, आप देखेंगे जो गरम दल के नेता थे, सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस, बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। रास बिहारी बोस सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले भारतीय बनते हैं। अब आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे क्या हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ब्रिटेन के जो लोग थे वो ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे उनके सभी लोगों के जो सैनिक थे, वहाँ की सेनाएं थी, वो विश्व युद्ध में व्यस्त थे। तो विश्व युद्ध के समय क्या हुआ कि जो जर्मनी और तुर्की थे, इन्होंने भारत को आर्थिक और सैन्य मदद करने की घोषणा कर दी थी कि हम यहाँ जो भारतीय आर्मी के लोग थे या यूं कहें सेना के लोग थे, उनको जो जर्मनी के लोगों ने बंदी बना लिया था, तो उनने उनसे पूछा होगा कि तुम लोग अपने आज़ादी के लिए क्यों नहीं प्रयास करते हो। तो जर्मनी के लोगों से हमारे लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने कहा होगा कि हम तो चाहते हैं परंतु हमारे पास संसाधनों की कमी है। तो जो जर्मनी और तुर्की थी उस समय, उसने जो है भारत को आर्थिक और सैन्य मदद करने का आश्वासन दिया। बर्लिन में जो है जर्मनी की जो राजधानी थी, वहाँ पर एक बड़े क्रांतिकारी रहते थे उस समय भारत के, बीरेन चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि 1909 में बर्लिन में ही क्रांतिकारी कार्य करते थे भारत के लिए। 1909 में मतलब 1909 से ही वो सपना संजोए बैठे थे कि भारत को जो है आज़ाद कराने का, और वहाँ बर्लिन में बैठ के वो अपनी धार को तेज कर रहे थे। अब आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय जो लाला हरदयाल थे, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था। काबुल में महेंद्र प्रताप जो थे, उनने क्या किया कि एक अस्थाई जो है सरकार का गठन कर दिया था काबुल में बैठ के। और इस जो दिसंबर 1915 में काबुल में महेंद्र प्रताप अस्थाई सरकार का गठन करते हैं, और इस अस्थाई सरकार में बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री, सोहन सिंह भाखड़ा को अध्यक्ष बनाते हैं। इस सरकार को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जर्मनी और तुर्की का और जर्मनी और रूस का आशीर्वाद प्राप्त था महेंद्र प्रताप के, क्योंकि महेंद्र प्रताप उस समय काबुल में थे। आप देखेंगे जितने भी देसी राज्य थे उनको जो
जो उनके मतलब राजा थे, उनके राजाओं को जो अंग्रेजों ने बहुत दूर दूर शिफ्ट कर दिया था अपने मतलब कर्मचारी बनाकर, तो उसमें से एक थे महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप शायद मुझे अगर सही से याद हो तो मेवाड़ रियासत के थे, क्योंकि मेवाड़ रियासत के थे और ये इनको जो है ठेठ काबुल भेज दिया गया था, क्योंकि भारतीयों को अच्छी जगहों पर जो है उस समय नहीं रखा जाता था, तो काबुल वाबुल बहुत पथरीली जगहें थी, इस वजह से महेंद्र प्रताप को वहाँ भेज देते हैं। पर महेंद्र प्रताप जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उन्हें लगा कि अंग्रेज तो अब वहाँ मारे जाएंगे सब, तो यहाँ पे इन्होंने अस्थायी सरकार का गठन कर दिया था। गदर पार्टी के अब आप देखेंगे कि जो है आगे इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो गदर पार्टी का नाम आएगा 1912 के बाद। 1912 के बाद जब गदर पार्टी 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने अमेरिका यूएसए में के सेंट फ्रांसिस्को में इसका गठन किया था इस पार्टी का। इसके अगर प्रमुख नेताओं की बात करें तो रामचंद्र बरकतउल्ला, सोहन सिंह भाखड़ा, ये लोग प्रमुख नेता थे उस समय गदर पार्टी के। और गदर पार्टी में जो है एक पत्रिका निकलती थी, उसका नाम था गदर। उसको पहला जो अंक निकला वो उर्दू में निकला। ये जरूर कई पेपरों में पूछा गया है कि गदर जो पत्रिका थी गदर पार्टी के, उसका जो प्रथम अंक था वो किस भाषा में छपा। तो गदर पार्टी का जो प्रथम पत्रिका थी गदर, उसका जो प्रथम अंक था वो उर्दू भाषा में छपा। थोड़े दिन बाद जिस भारत की सभी भाषाओं में छपने लगा। गदर पार्टी के जो नेता थे इनमें एक और खासियत थी, ये इन्होंने जो है अंग्रेजों से लड़ने के लिए गुरिल्ला पद्धति का उपयोग किया था। गुरिल्ला पद्धति आप जानते हैं कि इसको जो है महाराणा प्रताप ने बहुत फेमस किया, तो गुरिल्ला पद्धति का उपयोग किया था। अब आप देखेंगे 1914 में कामागाटारू प्रकरण 1914 में हुआ। उस समय जो है गुरुदत्त सिंह थे, एक क्रांतिकारी नेता थे वो गुरुदत्त सिंह जी। उनने क्या किया कि एक जापानी जहाज था जिसका नाम था कामागाटारू, उसको ले लिया। अब उसमें जो है 376 यात्रियों को सवार कर वो भारत से वैंकूवर की तरफ जा रहे थे। पर वैंकूवर में क्या हुआ कि जो है कनाडा की सरकार ने बैन कर रखा था भारतीयों के आवागमन पर। जो जहाज सीधे भारत से नहीं आते थे, मतलब ये लोग जापान में थे, तो इनने क्या किया कि यहाँ जापान में एक जापानी जहाज लिया कामागाटारू और उधर से कनाडा के लिए रवाना हो गए। क्यों उस समय भारत के लिए रुकने की सबसे सेफेस्ट जगह थी जापान या अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में लाला हरदयाल वगैरह का गदर पार्टी वगैरह चली थी। तो उससे क्या हो रहा था, वहाँ के क्रांतिकारियों को उतना मतलब अंग्रेजों जहाँ जितना प्रताड़ित कर रहे थे भारत में, उतना वहाँ प्रताड़ित नहीं होना पड़ रहा था। तो ये लोग छुपते छुपाते वहाँ जा रहे थे। 376 आदमी उस कामागाटारू जहाज पर सवार हुए और वैंकूवर की तरफ निकले। परंतु क्या हुआ कि जो कनाडाई सरकार थी, उसने क्या किया कि जो है कहा कि जो पोत हैं, जो जहाज हैं जो सीधे भारत से आ रहे हैं उन्हें तो आने दिया जाए, पर मतलब उसे तो वैंकूवर के तट पर जाने दे रहे थे। परंतु क्या जो भारत से नहीं आ रहे थे उनके लिए क्या कर रहे थे कि उन्हें जो है कनाडा में एंट्री बैन कर रखी थी उनकी। और इससे क्या हुआ, वहाँ पे पुलिस घेराबंदी थी। पुलिस घेराबंदी को देखकर जो ये कामागाटारू जहाज था, इसे लेकर गुरुदत्त सिंह जी फिर से वापस कलकत्ता आ जाते हैं। और कलकत्ता वापस आकर यहाँ पर पुलिस की बेहद जो है घेराबंदी होती है और इसमें सवार 376 लोगों का वो बुरा हाल करती है अंग्रेज गवर्नमेंट। मतलब बुरा हाल मतलब क्रांतिकारी झड़प होती है। झड़प का मतलब अब जब उनको लगा कि हम कनाडा भी नहीं जा सकते तो और जापान में उनके लिए उस समय उतना उचित था नहीं रुकना, तो उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता वापसी की। अब उन्हें लगा कि हम इन अंग्रेजों से लड़ेंगे सीधे और तब हम अपने घर में प्रवेश कर पाएंगे। तो वो कामागाटारू मतलब जहाज से उतरे और उनने लड़ना शुरू कर दिया। जब क्रांतिकारी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि जो सेना थी, मतलब ब्रिटिश सेना थी, उसने उनका दमन बहुत ही निर्मम तरीके से किया। इसमें इन 376 लोगों में बहुत कम ही लोग शायद बचे थे। 18 से 20 लोग जो है वो मारे गए थे। उसके बाद काफ़ी लोग घायल थे इस प्रकरण में। और इस प्रकरण की जांच के लिए जो है कनाडा में एक कमेटी घोषित बनाई गई जिसका नाम शोर कमेटी था, जिसे गठित करने का श्रेय हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक को जाता है। ये शोर कमेटी इस कामागाटारू प्रकरण को जानने के लिए बनाई गई थी कि कामागाटारू प्रकरण आखिर
हुआ कैसे, इस बात के लिए भारतीयों ने, मतलब कनाडा में रह रहे भारतीयों ने ये कमेटी, शोर कमेटी बनाई थी। ये पूछा जाता है जो है कामागाटारू प्रकरण के लिए कनाडा में कौन सी एक संस्था बनाई गई थी, तो उसका नाम था, आप देखेंगे, शोर कमेटी। शोर कमेटी जो है कामागाटारू प्रकरण के जांच के लिए बनाई गई। इसके बाद जांच आयोग ही था शोर कमेटी। इसके बाद हम देखेंगे होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की बात करें तो होम रूल आंदोलन भारत में 1916 में शुरू होते हैं, जो कि आयरलैंड की तर्ज पर शुरू किए जाते हैं। आयरलैंड में इसके पहले होम रूल शुरू हो चुका था। होम रूल का मतलब ही है स्वशासन। होम रूल आप देखेंगे, होम मतलब घर, रूल मतलब शासन, तो घर के शासन को ही होम रूल कहते हैं। ये आयरलैंड की तर्ज पर, ये अंग्रेजी नाम इसलिए ही पड़ा क्योंकि होम रूल लीग, क्योंकि आयरलैंड पर ये बहुत फेमस था, इसलिए भारत में जब ये उतरा तो इसे होम रूल लीग कहा गया। 1916 में आप देखेंगे, अप्रैल 1916 में बेलगांव अधिवेशन होता है और उसमें तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की, और तिलक ही पहले ऐसे भारतीय थे जिनने होम रूल लीग की स्थापना की। मतलब एनी बेसेंट इसके बाद ही होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। तो तिलक ने अपने होम रूल लीग की स्थापना पूना में की, जिसका जो कार्य क्षेत्र था वो कर्नाटक और महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में मुंबई इनका कार्य क्षेत्र नहीं था। इस जो तिलक की होम रूल लीग थी, इसकी दो प्रमुख पत्रिकाएं थी जिनका नाम था मराठा और केसरी। मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में छपती थी। आप नाम से याद रखिएगा कि इसका नाम उल्टा मराठा है, तो ये मराठा में नहीं छपेगी, ये अंग्रेजी मराठी में नहीं छपेगी, अंग्रेजी में छपेगी। इसका नाम केसरी था, और केसरी जो पत्रिका थी ये मराठी में छापी जाती थी उस समय। अब इसके बाद हम एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एनी बेसेंट सितंबर 1916 में भारत आई। अड्यार में इन्होंने जो है अपने होम रूल लीग की स्थापना करी। इनके जो सहयोगी थे, कई पेपर्स में सीधे पूछा जाता है कि एनी बेसेंट के सहयोगी कौन थे, तो वहाँ पे जॉर्ज अरुडेल का नाम आता है। जॉर्ज अरुडेल इनके प्रमुख सहयोगी थे। रामास्वामी अय्यर भी इनके सहयोगी थे, परंतु जॉर्ज अरुडेल जो है कई पेपर्स में आए हैं, तो इनको याद रखिएगा कि जॉर्ज अरुडेल आपके पेट और यूपीपी के परीक्षा के लिए बहुत ही, मतलब 101% छपने वाले क्वेश्चंस में से है कि एनी बेसेंट के सहयोगी भारत में कौन थे, तो जॉर्ज अरुडेल थे। अड्यार में इनकी जो है होम रूल लीग की स्थापना होती है। इनका होम रूल लीग बहुत ही प्रभावी था, क्योंकि इनके होम रूल लीग में जो है आप देखेंगे भारत के सभी प्रमुख नेता एनी बेसेंट की होम रूल लीग में सम्मिलित थे। उनमें से प्रमुख नामों में अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित नेहरू, ऐसे कई बड़े नेता जो थे, वो सारे बड़े नाम जो थे उस समय के, उनने जो है होम रूल लीग एनी बेसेंट वाली ज्वाइन कर रखी थी। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, इसमें मात्र 3 सदस्यों की ही आवश्यकता होती थी, तो इसे ज्वाइन करना बहुत ही आसान था। और इनकी जो होम रूल लीग थी वो काफ़ी कारगर हो रही थी। इसी के प्रभाव से इनको कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में बनाया जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में कभी पूछे तो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनाई गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। इस किस कारण बनाई गई, इसका सबसे बड़ा मेन कारण था इनके होम रूल लीग की जो है छाप। होम रूल लीग की छाप इनके पूरे देश पर छा रही थी। इस वजह से क्या हुआ कि जो है इनको प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। इनकी जो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, इसकी प्रमुख पत्रिकाओं में दैनिक प्रमुख पत्रिका थी न्यू इंडिया, और जो इनकी साप्ताहिक प्रमुख पत्रिका थी उसका नाम था कामनीवत। आगे देखेंगे, आगे उपलब्धियां, मतलब होम रूल लीग की उपलब्धियां क्या थी। तो होम रूल लीग की उपलब्धियों में आप देखेंगे इसमें जो है शिक्षित वर्ग के साथ जनमानस आपको दिखाई पड़ेगा कि शिक्षित वर्ग तो इससे जुड़ा ही जुड़ा, परंतु जनमानस भी इससे काफ़ी प्रभावित था। लोग इससे बहुत ज़्यादा जुड़ रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे जब 3 ही लोगों में कोई संगठन बन जा रहा है, तो आप मान लीजिए आप जुड़ गए तो आप 3 लोगों को जोड़ने में बहुत ही आसानी होती है आपको। अब ज़्यादा लोगों से कोई संगठन बनता है तो फिर दिक्कत होती है। तो इसमें क्या हुआ, शिक्षित वर्ग के साथ जो है जनमानस जुड़ा, और इसमें क्या हुआ कि जुझारू राष्ट्रवादी जो थे नेता, उनकी एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया। जितने भी जुझारू नेता थे वो उन सभी ने जो है, आप देखेंगे उस समय जुझारू नेताओं में तो पंडित भोला भाई देसाई, चित्तरंजन दास,
मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित नेहरू जैसे कई कद्दावर नेता जो थे, कद्दावर नेता उस समय के जो थे, उनने जो है एनी बेसेंट की होम रूल लीग ज्वाइन करी। तो इससे क्या हुआ, एक जुझारू राष्ट्रवादियों की नई फौज भारत में खड़ी होने लगी। अगस्त 1917 में जो है आप देखेंगे मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आता है। इससे क्या हुआ, ये भी होम रूल लीग का ही एक कारण था, क्योंकि होम रूल लीग ने भारत में अपनी जड़ें जब बिछाई तो अंग्रेज़ों को समझ में आने लगा कि अब भारतीयों को कुछ रेवड़ियाँ देनी पड़ेंगी। तो वो पहली रेवड़ी उन्होंने अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के रूप में दी, जिसमें कहा गया कि हम भारतीयों के लिए एक उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए तैयार हैं। फिर 1919 आया और उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि मतलब हम भारतीयों के लिए एक सरकार बनाएंगे जो कि भारत के लोगों के अनुसार काम करेगी, भारतीयों की सरकार होगी, ऐसा इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया। ये सारे क्या थे, होम रूल लीग के परिणाम थे, क्योंकि होम रूल लीग सफल हो रहा था। इनका होम रूल लीग सफल होने का प्रमुख कारण यही था क्योंकि इसमें सारे बड़े नेताओं ने भाग लिया था। अब आप देखेंगे लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या होता है, एक जो है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन 1916 होता है। इसमें मतलब 1916 आते आते जो गरम दल और नरम दल के नेता थे, उन्हें यह समझ में आ गया था कि जो है कांग्रेस तभी पूर्ण है जब दोनों दल आपस में, दोनों गुट आपस में परस्पर सहयोग करें, तभी राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई अकेला राष्ट्रीय आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो इसमें क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में गरम दल और मुस्लिम लीग का कांग्रेस में विलय होता है। मुस्लिम लीग ने कुछ अपनी शर्तें जो है कांग्रेस के सामने रखी थी। उन सभी शर्तों को कांग्रेस ने बिना किसी मतलब तत्काल प्रभाव में ही अगर कहें तो कांग्रेस ने उन सबको मान लिया था। 19 स्मरण पत्र थे जिसमें ब्रिटिश शासन का, जैसे ब्रिटिश सरकार है जो स्वशासन को तत्काल देगी ऐसा कहा, प्रांतीय विधान परिषद दे, वायसराय की कार्यकारिणी में जो है आधे से ज़्यादा भारतीयों को रखा जाए, ये जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन में पारित किया गया। और जो मुस्लिम लीग थे इसने क्या कहा, इसने जो है भारतीयों मतलब भारतीय कांग्रेस से मांग की कि जो मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम है, उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल को बनाया जाए, और इसे कांग्रेस ने आसानी से स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और इसमें एक बात और मुस्लिम लीग ने कही कि जो उनका अनुपात है, मुस्लिमों का अनुपात है, उससे ज़्यादा उनको सीटें दी जाएँ। इस बात को भी कांग्रेस ने मान लिया। तो इन सारी चीज़ों को कांग्रेस मानती चली जा रही थी। इस बात का मदन मोहन मालवीय ने जो है घोर विरोध किया था इस अधिवेशन में कि ऐसा जायज़ नहीं है कि हम इनकी हर एक शर्त को मानते चले जाएं, क्योंकि ज़रूरत तो उस समय लखनऊ अधिवेशन के समय मुस्लिम लीग को भी थी, क्योंकि जो तुर्की था, तुर्की पर मित्र राष्ट्रों ने अपना आधिपत्य कर लिया था, तो उनके जो है संधि होती है वहाँ पर, तो तुर्की का बंटवारा होने लग जाता है, और खलीफा पद का जो वहाँ के तुर्की के राजा होते थे उनको खलीफा मानते थे मुस्लिम भाई, तो वहाँ खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया गया था। तो इसका जो विरोध भी मुस्लिम लीग कर रही थी उस चीज़ का, तो उनको भी ज़रूरत थी, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस का सहयोग चाहिए था। तो मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ये एक हमारी ही गर्ज नहीं है, इनकी भी गर्ज है। तो उन्होंने जो है इस समझौते का विरोध किया, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका, और जो है जो कांग्रेस के उस समय के बड़े नेता थे उनने सब ने मिलकर, मतलब अंबिका चरण मजूमदार जो उस समय अध्यक्ष थे, उनने सारी बातें मुस्लिम लीग की मान ली, और भारत में सांप्रदायिकता के जहर की जड़ें बहुत ज़्यादा इसी बात से घुलती चली गई। क्योंकि आप देखेंगे जब कहीं भी एक व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार मिलेंगे तो दूसरा वर्ग ऑटोमेटिक नाराज़ होगा, तो यहाँ से नाराज़गी जो है जाहिर होती है। और जो अंग्रेज़ों की एक चाल थी, टू नेशन पॉलिसी, वो इसमें सफल हो गए, जिसके कारण उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन किया था। उनका पता चल गया था कि आज भले ये एक हो जाए, परंतु अब धीरे धीरे ये जो नफ़रत का बीज पड़ेगा, इससे भारत की जड़ें जो है, भारत का जो बंटवारा है वो बंटवारा होना ही होना है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग जो है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों, भाइयों, बहनों को जो है पेट के एग्ज़ाम
या RO, इन सब के लिए जो मैं डिटेल्ड आपको दे रहा हूँ ये नोट्स, इनका सही से उपयोग हो सके और उनकी भी जो तैयारी है उसको चार चांद या धार लग सके, तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए और मेरी पिछली वीडियोस को भी शेयर करिए। आप देखेंगे कि हिस्ट्री के मैंने जो राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ाया है उसको एक अलग वे में पढ़ाया है, एक नए तरीके से पढ़ाया है। इस तरीके से शायद ही आपको किसी ने पढ़ाया हो कि गन पॉइंट्स सारे आपके सामने प्रस्तुत किया और पूरी कहानी को आपको सुनाया। कहानी सुनने से क्या होता है, चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि नोट्स को इसी टाइप में बनाएं जैसे मैंने आपके सामने ऐसे बना के रखे नोट्स, ऐसे ही नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। रिवीजन जितना आप उतना ही कॉपी पे लिखें। आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो कॉपी पे उतना ही लिखें जो आप लास्ट के हफ्ते में रिवीजन कर सकें। अब आप पूरा का पूरा पोथी बना लीजिएगा तो थोड़ी ना रिवीजन होगा भाई। पूरा बुक ही आप छाप देंगे तो उससे रिवीजन नहीं होगा। आप PDF निकलवा के रख लेंगे तब भी उससे रिवीजन नहीं कर पाएंगे। परंतु ये तरीका है, इससे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के साथ आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो इन्हीं सब के साथ मैं आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं और मैं फिर कह रहा हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।